हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का सेकंड लेक्चर। ठीक है, पहला वाला में हमने क्या किया, सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी में खास करके एक प्रॉपर्टी बच गया था, एक कॉन्सेप्ट बोल सकते हो बच गया था, उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे अरिथमेटिक मीन्स। ठीक है, अरिथमेटिक मीन्स देखिए, अरिथमेटिक मीन, ठीक है, जिसको एम करके हम लोग यूज करते हैं। तो ये चीज देखना है। तो अरिथमेटिक मीन होता क्या है कि मान लिया अगर 3 नंबर है हमारे पास, 3 नंबर अगर ए है, बी है, सी है, ठीक है, ये क्या है, ये अगर मान लिया एपी में है, एपी में है, तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपली बी को क्या बोलते हैं, बी को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी, जो कि क्या होगा ए प्लस सी बाई 2। ठीक है, यानी ए और सी का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, बी होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि अगर सिंपली ऐसे 2 नंबर का बोले, अरिथमेटिक मीन हमें 2 नंबर का पता करना है, 2 नंबर का मान लिया ए और बी का पता करना है, तो ए और बी का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2। वैसे ही अगर अरिथमेटिक मीन सिंपली एवरेज से समझ सकते हो कि अगर अरिथमेटिक मीन हमें मान लिया जाए 3 नंबर का चाहिए, ए बी सी, तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। जैसे 3 नंबर का एवरेज निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्या करना है, 3 नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालना है। वैसे ही क्या होगा, अगर अरिथमेटिक मीन हमें n नंबर का निकालना है, मान लिया a1 a2 अप टू n, है ना, इसका मीन निकालना है, n नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा a1 प्लस a2 अप टू कहाँ तक an और डिवाइडेड बाई क्या होगा n। तो ये क्या होगा, अरिथमेटिक मीन। अगर हमें 2 नंबर का निकालना है तो इस तरीके से, 3 नंबर का चाहिए तो इस तरीके से, और क्या है, अगर n नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो क्या होगा, इस तरीके से। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये सारे एपी में हो, सिंपल जनरल जो होगा n नंबर्स, उसका हम लोग अरिथमेटिक मीन कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसमें एक नया चीज क्या सीखना है, नया चीज सीखना है इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर के बीच में हमें क्या करना है, अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करना है। देखिए, वो वाला जो पिछला वाला था वो अरिथमेटिक मीन था, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, हमें बहुत सारे अरिथमेटिक मीन को क्या करना है, 2 नंबर के बीच में इंसर्ट करना है। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वहां से क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है अरिथमेटिक मीन्स। जैसे क्या है, इफ a1 a2 a3 अप टू an आर एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, अगर ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन्स कौन कौन है, a1 a2 a3 अप टू कहाँ तक an तक, तो उसमें उसका कंडीशन क्या होना चाहिए, उनको तभी अरिथमेटिक मीन्स बोलेंगे जब ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है बी तक, ये सब के सब क्या होने चाहिए, एपी में होने चाहिए। तो सिंपल सा मतलब है कि अरिथमेटिक मीन्स इन सारे को तभी बोलेंगे जब ये वाला चीज क्या हो, एपी में हो, एन कॉमा बी, इसको क्या बोलेंगे, ये एपी में होना चाहिए, तभी जाके हमारा a1 से लेकर के an तक वो सारे के सारे क्या होंगे, अरिथमेटिक मीन्स होंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो है ना a1 जो है, a1 क्या है, सेकेंड टर्म ऑफ एपी, इस एपी का क्या है, सेकेंड टर्म ऑफ द एपी, लेकिन और इसको क्या बोलेंगे, एक और नाम है इसका, और वो नाम क्या है, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, एम, फर्स्ट एम। वैसे ही a2 क्या हो जाएगा, इसको थर्ड टर्म ऑफ एपी बोल सकते हैं और सेकेंड एम बोल सकते हैं, सेकेंड अरिथमेटिक मीन। वैसे ही करके क्या है, ये जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, nth अरिथमेटिक मीन। तो यहां पे ये जो एपी है थोड़ा सा खास है, क्या करना है इसमें कि इस एपी में आपको ये ध्यान रखना है कि जो a1 से लेकर के an तक है, a1 से लेकर के an तक है, वो क्या है, एक तो एपी के भी टर्म है और वो सब क्या है, अरिथमेटिक मीन्स भी हैं। ठीक है, वो सब अरिथमेटिक मीन्स भी हैं, तो वो भी समझते हुए चलना है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या होगा, अरिथमेटिक मीन यूज करेगा। वहां पे ये नहीं बताएगा कि ये एपी का ये वाला टर्म है, वहां पे बोलेगा फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, सेकेंड अरिथमेटिक मीन, थर्ड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, क्या है, ये जो b है, ठीक है ना, इसको कौन सा टर्म बोलेंगे, अगर मैं बोलूं ये एपी का कौन सा टर्म है, ये अरिथमेटिक मीन्स नहीं है, अरिथमेटिक मीन्स यही है, यही सब है बस। ठीक,
यहाँ तक ए और बी तो वो दो नंबर हैं जिनके बीच में ये सारे के सारे अर्थमेटिक मीन्स हैं। तो अब बी कौन सा टर्म है, अगर मैं पूछूं एपी का कौन सा टर्म यानी कौन सा पोजीशन है बी, तो देखो ना ये टोटल एन है, ये एक एन प्लस वन, ये क्या हो जाएगा एन प्लस टूएथ टर्म, ये एन प्लस टूएथ टर्म ऑफ एपी है। ठीक, तो ये सारा इंफॉर्मेशन था इसमें। अर्थमेटिक मीन्स में सिंपल कॉन्सेप्ट है, अर्थमेटिक मीन्स किसको बोलेंगे, दो नंबर के बीच में उन सारे को अर्थमेटिक मीन्स बोलेंगे अगर वो सारे मिलकर के क्या बना रहे हैं, एपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और सबका अलग अलग नाम है वो हमने लिख दिया। अब ये है इसमें कि किस तरीके से हम फाइंड करेंगे उसको समझना है, अर्थमेटिक मीन्स को किस तरीके से फाइंड करेंगे उसको समझना है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, देखिए यहां पे क्या है, हमें ये चीज पता है कि ए कॉमा A1 कॉमा A2 कॉमा A3 अप टू कहां तक AN कॉमा B ये एपी में है, ये चीज हमें क्लियर है कि ये एपी में है। अब यहां पे क्या होगा कि B को ऐसे लिख सकते हैं, B इक्वल टू A प्लस N प्लस 1D, क्योंकि ये n प्लस टूएथ टर्म है, तो n प्लस टूएथ टर्म निकालने का क्या तरीका होगा, a प्लस n प्लस 1d, क्योंकि n प्लस 2 माइनस 1 करेंगे दैट इज n प्लस 1, तो ये चीज आ गया, यानी यहाँ से d आ जाएगा। d क्या आ जाएगा, d को क्या लिखेंगे, d आ जाएगा b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यानी इस AP का हमने क्या किया, इस AP का हमने क्या कर लिया, D पता कर लिया। तो अगर D आ गया इस AP का तो अब सारा कुछ आ जाएगा। देखो ना A1 क्या है, A1 है हमारा A प्लस डी तो है, AP कैसे होगा, ये A है, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, यानी फर्स्ट अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, A प्लस डी, और A हो गया, D की वैल्यू क्या है B माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है ये आ गया। वैसे ही A2 निकाल सकते हैं, A2 क्या होगा, A2 होगा A प्लस 2D, ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 इंटू 2। ऐसे ही कर करके अगर हमें एन निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा a प्लस एन इंटू डी, डी क्या हो जाएगा, d होगा b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। तो बहुत आसान तरीका है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पूरा सारा का सारा अर्थमेटिक मीन्स क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और अच्छा बात क्या है, यहाँ पे देखो जनरल जो एपी होता था ना, वहां पे अगर हमें सेकेंड टर्म लिखना होता था तो क्या आता था, a प्लस डी आता था, लेकिन अर्थमेटिक मीन्स के केस में a प्लस 2d आएगा, an लिखना है तो a प्लस nd आएगा, a7 लिखना है तो a प्लस 7d आएगा। तो ये डिफरेंस को भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि AP के केस में सेवेंथ टर्म a प्लस 6d होता है, लेकिन वही अगर अर्थमेटिक मीन बोले कि सातवां अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, a प्लस 7d होगा। क्लियर है। देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन क्या है, बिटवीन 1 and 31 एम अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड। ओके, थोड़ा सा लैंग्वेज का इश्यू है, इसको सही कर लेना है। बिटवीन 1 and 31 एम अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड, ठीक है, ये यहां ना होकर के क्या कहां पे होगा, इंसर्टेड, यहां पे होगा आर इंसर्टेड, so that the ratio of 7th and m minus 1th means is 5/9, ठीक है, क्या है, the ratio of 7th and m minus 1th means is 5/9, then find the value of m। तो यहाँ पे ये मीन्स का रेशियो दे रखा है, कौन सा रेशियो, कौन सा है, 7th है और m माइनस 1th है। तो देखो अभी अगर हम लोग ध्यान दिए होंगे तो क्या था, देखो ऐसे लिखेंगे, 1 हो गया और क्या होगा, a1 हो गया, a2 हो गया, कहाँ तक, am तक, कॉमा 31, ये सारे के सारे एपी में होंगे। अगर अर्थमेटिक मीन्स हमने एम अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर दिया तो उसको मिला करके और 1 और 31 को मिला करके ये सारा का सारा एपी बना देगा। तो हमने क्या किया, एपी का फॉर्मेशन लिख दिया। अब देखो सातवां अर्थमेटिक मीन कौन होगा, सातवां अर्थमेटिक मीन क्या होगा, सबसे पहले एक काम करते हैं ना, डी कैलकुलेट कर लेते हैं। डी क्या आ जाएगा, डी देखो डी आ जाएगा b माइनस ए, याद होगा अगर आपको b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 ऐसा आता था, लेकिन यहाँ पे m है तो m प्लस 1 कर दिया। b कितना है, 31 माइनस 1 दैट इज 30, तो 30 डिवाइडेड बाई m प्लस 1,
हमने ये डी निकाल लिया एम के टर्म में। अब क्या करता है, A1 नहीं, हमें कौन सा चाहिए, A7। तो A7 क्या होगा, A प्लस 7D, जो कि आ जाएगा A प्लस, अच्छा इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। हमें रेशियो किसका चाहिए, A7 डिवाइडेड बाई AM-1, ये किसके बराबर है, 5/9। सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या आ जाएगा, A7 हो गया, A1 है प्लस 7D, 7 यानी कि 7 × 30 डिवाइडेड बाई M+1, ठीक है, ये चीज आ जाएगा। या एक काम करते हैं ना हम लोग, और कैलकुलेशन कम करने के लिए, देखो जहां तक हो सके, जहां तक पॉसिबल हो कैलकुलेशन कम करने का, कैलकुलेशन कम किया करो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, 1 + 7D होगा ये, और ये क्या होगा, 1 + M-1D, ठीक है, इज इक्वल टू 5/9। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो थोड़ा बड़ा बड़ा टर्म लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, लास्ट में रिप्लेस कर देंगे डी को एम के टर्म में। तो ये लिखेंगे, क्या आ जाएगा, ये हो गया 9 + 63D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 5 प्लस ये कितना होगा, 5MD - 5D, ठीक है, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब क्या है, ये इधर आएगा 4 हो गया, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 68D, ठीक, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5MD। अब यहां से क्या कर सकते हैं, अब यहां से हम लोग D को रिप्लेस करते हैं, चूंकि हमें वैल्यू M का चाहिए तो D को रिप्लेस कर दे सकते हैं। तो D को रिप्लेस करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, 4 + 68, ठीक है, 68, यहां पे क्या है D की वैल्यू रख दिया 30 डिवाइडेड बाई M+1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5M, फिर से ये 30 डिवाइडेड बाई M+1, है ना, ये सॉल्व कर लिया। अब यहां से तो बहुत आराम से क्या कर सकते हो आप लोग, M की वैल्यू निकाल सकते हो। M की वैल्यू आप निकाल लेना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4M+1, 4M+4, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना, 68 × 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 150M, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेना, M की एक वैल्यू आ जाएगी, वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, बस क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशन आप कर लोगे और जिससे क्या होगा M की वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे सीखने वाली चीज ये थी कि अर्थमेटिक मीन्स बोला है तो 7 का मतलब इस तरीके से और M-1 का मतलब इस तरीके से, ठीक है, M+211 डिवाइडेड बाई 31। फाइनली सॉल्व कर लेना है उसको, जो भी आंसर आया है उसको फाइनली सॉल्व करिए, सॉल्व करके M की वैल्यू निकाल लीजिए। मैंने बहुत हद तक सिंप्लीफाई कर दिया है, आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लेना, 4 ऐड कर लेना, इसको उधर ले जाना, M की वैल्यू आ जाएगी, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब तो अर्थमेटिक मीन यही बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कि अर्थमेटिक मीन किसको बोलते हैं, क्या होता है और उसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। नेक्स्ट हमारा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा समाप्त हुआ, ठीक है, उसमें और भी क्वेश्चंस हैं, आपको सीट या डीपीपी जो भी मिले होंगे क्वेश्चंस को बनाइए और पूछिए, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्रेशन है वो क्या है, हमारा जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब देखो कुछ चीजें हैं जैसा हमने एपी में पढ़ा, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज था जिस तरीके का, ये भी चलेगा बिल्कुल वैसे ही। इसमें भी क्या देखेंगे, पहले जनरल अपीयरेंस देखेंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे, फिर क्या देखेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज, जैसे एपी में बहुत सारे प्रॉपर्टीज थे, इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। फिर क्या, एपी में अर्थमेटिक मीन्स आया और जिस तरीके से उसका डिफिनीशन था वैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यानी जीपी में क्या आएगा, ज्योमेट्रिक मीन आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल हूबहू ये भी वैसे ही चलेगा, ठीक है, तो आराम से समझना है इसको। देखो सबसे पहले डिफिनीशन से शुरू करते हैं ना। डिफिनीशन क्या बोलता है, इट इज अ प्रोग्रेशन इन विच द रेशियो ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। सिंपल सा डिफिनीशन है जीपी का, ठीक है, कि इट इज अ प्रोग्रेशन इन विच द रेशियो ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब पिछले वाले एपी में क्या था कि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेशियो कांस्टेंट है, तो रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा और उस कांस्टेंट का नाम दिया गया है, वो क्या है, उसका नाम दिया गया है कॉमन रेशियो, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो ये सिंपल सा समझ में आ गया कि अगर मान लिया A1 A2 A3 ऐसे करके A4 अप टू AN,
है ना, an-1 ऐसे लिख देते हैं an। ये अगर जीपी में है, ये अगर जीपी में है तो ये डिफिनीशन बोलता है कि रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यानी कि a2/a1 इज इक्वल टू a3/a2 इज इक्वल टू a4/a3, ऐसे कर करके जितने भी रेशियो पॉसिबल हैं वो सारे के सारे रेशियो क्या होंगे, an-1, ये सब बराबर होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। और यहाँ पे भी वो गलती नहीं करना है, एक यूनिक डायरेक्शन या तो इधर ही रेशियो देखना है। ऐसा नहीं कि इधर वाला रेशियो a2/a1 देख लिया, इधर वाला रेशियो a2/a3 देख लिया, तो वो उसका मतलब नहीं है। ये जो रेशियो है वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में देखना है, तभी जाके कांस्टेंट आएगा। और उस कांस्टेंट का नाम क्या है, ये कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट का नाम कॉमन रेशियो है। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं जीपी। तो सिंपल सा था, समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट है, हाँ, अब इसका क्या है, जनरल अपीयरेंस, मतलब जीपी दिखेगा किस टाइप का। इसमें बोला गया कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो। ठीक है, आर बी द कॉमन रेशियो, देन द जनरल एपी विल बी, जनरल एपी क्या होगा, ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब अप टू ए आर की पावर n-1 कॉमा ये। तो ये हमारा क्या है, जनरल जीपी है। आप रेशियो निकाल के देखोगे इसका इतना अपॉन इतना क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर आएगा। तो इस तरीके से आप रेशियो चेक करोगे ना तो सबका रेशियो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा और वो आर के बराबर आएगा। यानी ये क्या हो गया, ये हमारा जनरल एपी हो गया, जनरल जीपी हो गया, सॉरी, ये जनरल जीपी हो गया। अब इसमें जनरल टर्म देखो, जनरल टर्म देखना है। जनरल टर्म का मतलब क्या हो गया, जनरल टर्म बोले तो टीएन टर्म, nth टर्म, टीएन टर्म, कॉमन टर्म, ये सारा जो लास्ट टर्म, तो ये सब इसका क्या है, सिनोनिम्स बोल सकते हो, ये यूज होता है इसके बदले। तो ये यहाँ पे जनरल टर्म nth टर्म, यानी nth टर्म कौन सा है, आप देखो ना पैटर्न देख के, ये तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट कि ar⁻n-1 है, ये है ना। आप पैटर्न देख के लिख सकते हो। अब बहुत लोगों का कंफ्यूजन ये रहता है, वो क्या होता है, समझते नहीं है, तो वो क्या कर देते हैं, a×r⁴n लिख देते हैं, क्योंकि nth टर्म दिख रहा है a×r⁴n। तो ऐसा गलती तो बिल्कुल करना ही नहीं। आप पैटर्न देखो ना, देखो जब पहला टर्म है तो r⁻0 है, दूसरा टर्म है r⁻1 है, तीसरा टर्म है स्क्वायर है, चौथा टर्म है 3 है। यानी जौन सा टर्म है उसमें क्या है, एक पावर कम है आर में। जिस भी टर्म का हम लोग देख रहे हैं आर, उस पे क्या है, पावर उससे कम है। जैसे देखा सेकंड में 1, थर्ड में 2, फोर्थ में 3, तो n में ऑब्वियसली क्या होगा, n-1। तो ये हमारा क्या हो गया, जनरल टर्म हो गया। तो किसी भी जीपी का जनरल टर्म अब आराम से समझ में आ गया होगा, लिख भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब है हमारा समेशन। देखो एपी में भी हमने समेशन देखा, जीपी में भी समेशन देखना है। यहाँ पे समेशन देखो कैसे देखना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी ये ऐसा होगा a प्लस ए आर, ठीक है, प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर टू द पावर n-1, क्योंकि nth टर्म तक दिखना है तो nth टर्म ही लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो सम, हमें ये बेसिकली क्या करना है, ये फॉर्मूला प्रूफ करना है कि ये सम का फॉर्मूला क्यों होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी ये क्यों होता है। तो r से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये ए आर स्क्वायर ऐसे करके लिखा। ये क्या आएगा, एक यहाँ पे पहले लिख देते हैं। देखो एक पोजीशन छोड़ के यहाँ से लिखना शुरू किया तो ऑब्वियस सी बात है एक पोजीशन बाद तक आएगा। अब लास्ट वाला क्या है, ए आर टू द पावर n-1, तो r मल्टीप्लाई होगा तो a×r⁴n आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, ये हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा समेशन आ जाए। ठीक है, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि समेशन आए। देखो माइनस कर दिया यहाँ पे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कैंसिल, ये पूरा सब के सब क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो Sn क्या बचेगा, Sn 1 - r इज इक्वल टू क्या हो गया, a माइनस ए आर टू द पावर n, यानी Sn का फॉर्मूला क्या आ गया, Sn का फॉर्मूला आ गया a × 1 - r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 - r। ये आ गया कैसा, ये किसका फॉर्मूला आ गया,
ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी आ गया। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, ये ऐसा लिखा हुआ, आर की पावर n पहला लिखा हुआ, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दोनों तरीका सेम ही है, फॉर्मूला सेम है। हमने क्या किया, बस माइनस ऊपर नीचे कॉमन ले लिया, तो फॉर्मूला ये वाला इसमें बदल गया, माइनस फिर कॉमन लेंगे, ये इसमें बदल जाएगा। तो ये क्या हो गया, समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। ये चीज भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है, अब नेक्स्ट जो है हमारा इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी है कि चलो वो तो क्या था, सम ऑफ n टर्म्स था, अब क्या है इनफाइनाइट जीपी। अब इनफाइनाइट जीपी में भी जो हम समेशन देखते हैं ना, वो बस इसके लिए देखते हैं कि जो r होना चाहिए, जो कॉमन रेशियो होना चाहिए, वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। और -1 से 1 के बीच को ऐसा भी लिखते हैं, या मॉड r इज लेस देन 1। हमने मॉड इनइक्वालिटी में समझाया था कि इसका मतलब यही होता है ना। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये जो फॉर्मूला वैलिड है एस इन्फिनिटी, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, उससे पहले अभी एस एन का फॉर्मूला क्या लाए थे, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ठीक, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि r जो होना चाहिए -1 से 1 के बीच में, और n क्या है, n किसको टेंस कर रहा है, n इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है। अगर n इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, देखना ध्यान से क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे, r की पावर इन्फिनिटी, r की पावर इन्फिनिटी वेयर r इज लेस देन, मॉड r इज लेस देन 1, तो ये किसको टेंस करेगा। आप अगर ध्यान से सोच रहे होगे कि r की पावर इन्फिनिटी है, वेयर क्या है, r जो है वो लेस देन कहाँ से कहाँ, -1 से लेकर के 1 तक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस केस में ये जो वैल्यू है ये किसको टेंस करना चाहिए, r की पावर इन्फिनिटी किसको टेंस करना चाहिए, किसकी तरफ जाना चाहिए, किसको अप्रोच करेगा, ये बताना है। देखो कंफ्यूजन होता है कि कैसे बताएं कि किसको जाएगा, तो सीधा सीधा देख लो ना, इसमें क्या कर सकते हैं, r की वैल्यू ले लिया 1/2, अब ये तो -1 से 1 के बीच में की पावर इन्फिनिटी, अब ये क्या हो जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी 2 की पावर इन्फिनिटी, यानी क्या हो गया 1/2 की पावर इन्फिनिटी। और पता है 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, यानी ये किसको 1/∞ 0 को टेंस करेगा, बिल्कुल सही। तो क्या हो गया, ये 1/∞ किसको टेंस करेगा, 0 को। तो बस ये फॉर्मूला, ये जो दिख रहा है तुम्हें यहां पे दिख रहा होगा, देखो ये r की पावर n, ये किसको टेंस कर जाएगा, 0 को। तो जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला बदल जाएगा, फॉर्मूला बदल के क्या हो जाएगा, s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a बाई 1 माइनस 0 1 1 माइनस r, यही फॉर्मूला उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया, s इन्फिनिटी का फॉर्मूला बन गया a बाई 1 माइनस r। इसको भी याद कर लेना है, फॉर्मूले को याद कर लेना है कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होगा, s इन्फिनिटी इक्वल टू 1 माइनस r हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये ऐसा क्यों बोला गया कि r जो होना चाहिए -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए। अगर r ग्रेटर देन 1 होता तो क्या दिक्कत होता, जल्दी से बताइए। तो अगर r ग्रेटर देन 1 होता तो s इन्फिनिटी क्या होता, क्योंकि जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेस देन, मॉड r लेस देन 1 के लिए वैलिड है, ये इसके अलावा ये वैलिड नहीं है। तो हम लोग क्यों छोड़ दिए r ग्रेटर देन 1, r लेस देन 1, r लेस देन -1 एक्चुअली क्यों छोड़े, क्योंकि अगर देखोगे r ग्रेटर देन 1 पे होगा ना तो कुछ ऐसा जीपी बनेगा। देखो मान लिया 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब ऐसे कर करके, तो आप देख रहे हो वैल्यू क्या, यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो, या इस वाले जीपी का देखोगे कॉमन रेशियो क्या है 2 है ना, और 2 ग्रेटर देन क्या है 1 है। तो इस टाइप के जीपी का समेशन क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा ना, क्योंकि नंबर बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। तो वैसे इन सारे नंबरों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस इन्फिनिटी किसको अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं कि r ग्रेटर देन 1 के लिए इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए नहीं पढ़ते हैं। फिर वैसे ही अगर r लेस देन -1 के लिए देखेंगे, r लेस देन -1 के लिए, तो मान लीजिए जीपी कैसा बन जाएगा, जीपी देखो कैसा बनेगा, जीपी हमारा बनेगा, देखो जीपी बन जाएगा इस केस में, मान लिया 1 - 2 + 2 स्क्वायर -2 क्यूब ऐसे कर करके जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो r अगर है तो वो -2 है। तो अब ये क्या होगा,
कि लास्ट में जब लास्ट वाले टर्म आने लगेंगे इनफाइनाइट पे, तो वो -2 की पावर इन्फिनिटी आएगा, और -2 की पावर इन्फिनिटी हम लोग बता नहीं पाएंगे कि वो क्या होगा, वेदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस केस में क्या होगा, वो फ्लैक्चुएटिंग टाइप का वैल्यू होगा, तो इसको तो कैलकुलेट ही करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए r लेस देन -1 भी हम लोग नहीं स्टडी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू फ्लैक्चुएट करेगी। r ग्रेटर देन 1 में ये क्लियर है कि क्या होगा, r ग्रेटर देन 1 में क्या क्लियर है, ये इनफाइनाइट ही होगा समेशन। इवन r इक्वल टू 1 भी होगा, तो उस केस में सेम ही नंबर को हमें इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करना है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब आपको क्लियर होगा कि क्यों हम लोग कंडीशन पढ़ते हैं, इसके लिए ही एस इन्फिनिटी वैलिड होता है। एस इन्फिनिटी क्यों एक ही कंडीशन के लिए वैलिड होता है, दैट इज r शुड बी ग्रेटर देन -1 एंड शुड बी लेस देन 1। क्लियर है सबको अब कि एस इन्फिनिटी किसके लिए वैलिड है और क्यों वैलिड है, बाकी के लिए वैलिड क्यों नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। देखो अब क्या करना है हमें, द 8th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज, अब क्वेश्चन आ गया, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। देखो द 8th टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 128 एंड द कॉमन रेशियो इज 2, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। बहुत आसान है, क्या बोला गया है, द 8th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो T8 तो लिखना हमें अब पता हो गया कि AR एक कम यहाँ पे लिखना है, पावर में एक कम लिखना है, AR 7 इज इक्वल टू, ये क्या दे रखा है 128, और यहाँ पे कॉमन रेशियो R की वैल्यू दे रखा है A 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128, और आई थिंक 2 की पावर 7 आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 128 ही आएगा। तो ये क्या होगा, कैंसिल हो गया, A की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, A की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, तो पहला 5 टर्म लिख लेते हैं ना, क्या क्या आ जाएगा, पहला 1 हो गया, दूसरा 2 होगा, तीसरा 2 स्क्वायर होगा, 2 क्यूब होगा, 2 की पावर 4 होगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पावर क्या होगा, सबका ऐड हो जाएगा, यानी 2 की पावर 10 आएगा, ठीक है। अब 2 की पावर 10 जितना भी आएगा वो आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 7 128 है, तो 8 हो जाएगा, 256 5 12 10 0, ये आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें क्या था कि 8th टर्म दिया हुआ था और उसके बाद कॉमन रेशियो दिया था, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना था। हमने क्या किया, सीधा सीधा जीपी पता कर लिया, उसके बाद प्रोडक्ट निकाल के आंसर पता कर लिया। क्लियर होगा, ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखो हाँ ये क्वेश्चन करना है, तो जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो सॉल्व करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से सबको सॉल्व करना है। एक जनरल जीपी एज्यूम कर लेते हैं, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, मान लिया लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन रेशियो बी आर, ठीक है, ये हमने मान लिया। फर्स्ट टर्म क्या है, ए है और कॉमन रेशियो आर है, तो सबसे पहले क्या बोला, समेशन एस इन्फिनिटी फॉर्मूला सीधा सीधा यूज कर लेंगे, ए बाई 1 माइनस आर, ये 20 है। दूसरा क्या बोला, दूसरा ये बोल रहा है, देखो सम ऑफ दियर स्क्वायर्स इज 100, यानी सारे जो इनफाइनाइट जीपी है सारे टर्म को स्क्वायर करना और फिर उसका समेशन। तो अगर मान लिया, देखो यहाँ पे जीपी हमारा ओरिजिनल ये है, ये ओरिजिनल जीपी है, ठीक है। अब इसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या होगा ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 हो जाएगा, इस तरीके से आएगा, है ना। तो आप देखोगे ये अभी भी जीपी में, अगर स्क्वायर किया सारे टर्म को तो भी ये जीपी में, लेकिन फर्क क्या है, फर्क यहाँ पे ये है कि इसका जो कॉमन रेशियो है, यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो आर है, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो क्या है, ये यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना है, आर स्क्वायर है। तो बस फर्क इतना है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए है और नीचे वाले में फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर है, तो इसका समेशन क्या होगा, मान लिया ये एस डैश है, एस डैश इन्फिनिटी क्या होगा, ए स्क्वायर, फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर, कॉमन रेशियो 1 माइनस आर स्क्वायर, ये कितना है 100 दे रखा है। तो बस दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व कर लेना है।
देखो दो इक्वेशन आ गया ना हमारे पास, एक ये और एक ये। सॉल्व कैसे करेंगे? देखो क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं और डिवाइड करते हैं इससे, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर हो गया 1 माइनस आर स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई, इधर वाले को लिख देते हैं ए स्क्वायर और 1 माइनस नहीं, ये 1 माइनस आर का होल स्क्वायर और ये 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 4। तो ये आ गया। अब ए स्क्वायर कैंसिल, क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। सॉल्व कर लेना है, सबको कैलकुलेट कर लेना है खुद से, वो आ जाएगा। तो यहां पे देखिए और सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 1 प्लस आर इज इक्वल टू 4 माइनस 4 आर दैट इज आर इज इक्वल टू 3/5। आर की वैल्यू 3/5 आ गया। हमें चाहिए क्या, फर्स्ट टर्म यानी ए चाहिए, तो ए यहां से कैलकुलेट कर लेंगे ना, ए यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। पुट कर दिया आर की वैल्यू, आर 1 माइनस 3/5 इज इक्वल टू कितना, 20। ये सॉल्व करेंगे 5a डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 20, कितना आ गया ये 4, a की वैल्यू 8 आ गया। तो क्या है कि आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो सीधा सीधा इसमें फॉर्मूला याद रखना है और उसको यूज कर लेना है। फॉर्मूला यूज करो, सिंप्लीफाई करो, कुछ आंसर क्या होगा, आ जाएगा। तो ये चीजें आ गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये थोड़ा सा अलग है। ये जीपी में क्या है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है समेशन में, खास करके समेशन में। तो उसको किस तरीके से करेंगे वो देख लो। एन टर्म्स तक फाइंड करना है, तो क्या होगा, पहले तो टर्म लिख लेते हैं सारा, 5 प्लस 55 ऐसे प्लस 555 प्लस, अब देखो पहला टर्म में 1 5 है, दूसरा टर्म में 2 5 है, तीसरा टर्म में 3 5 है। तो उसी तरीके से nth टर्म में कितने 5 होंगे, n होंगे, n टाइम्स होंगे ना। बहुत सिंपल है, पैटर्न देख के काम करना है। यहाँ पे क्या है, nth टर्म तक लिखना है, तो लास्ट वाला टर्म होगा उसमें कितने 5 होंगे, उसमें n टाइम्स 5 होंगे, ठीक। तो देखो क्या करेंगे आप, फाइव कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 5 कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, देखो इसमें 9 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, तो क्या आ जाएगा, ये ऐसा बोल लो कि ये क्वेश्चन के लिए फिक्स प्रोसीजर है। अगर आपको ये प्रोसीजर पता है, क्वेश्चन बना ले जाएंगे, नहीं पता है नहीं बनेगा, फिर बहुत मुश्किल होगा फिर। तो देखो n क्या हो जाएगा, 5/9। इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को क्या लिखेंगे, 10 - 1, 99 को 10 स्क्वायर -1, फिर 999 को 10 क्यूब -1, ऐसे ही करके लिखेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, 10 to the power n - 1। अब दिख रहा होगा आपको कि हमने इस वाले सीरीज को एक जीपी टाइप का सीरीज में कन्वर्ट कर लिया। तो अगर ये जीपी में कन्वर्ट हो गया तो यहां से क्या होगा, यहां से आराम से सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, देखिए एसएन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। एसएन क्या हो जाएगा, 5/9, इसको लिख दिया 10 प्लस जीपी वाले को एक साथ कर लेते हैं, 10 क्यूब, कहां तक, 10 to the power n माइनस, देखो ना अब -1 कितने टाइम आया होगा, जितने टर्म है उतने बार आया होगा, यानी n टाइम्स आया है। तो सबको ऐड कर लेंगे, -1 n टाइम्स ऐड होगा तो -n हो जाएगा। अब क्या करते हैं, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, Sn इज इक्वल टू 5/9। देखो ये एक जीपी है, ये एक जीपी है, यहां तक जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 10 है। तो फॉर्मूला जो होता है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, 1 माइनस, उल्टा वाला लिखते हैं क्योंकि r ग्रेटर देन क्या है, 1 है, a इंटू आर टू द पावर n - 1 अपॉन r - 1, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, देखो 10 इंटू r कितना है, r 10 है, 10 to the power n - 1 डिवाइडेड बाई 9 -n, ठीक है। अब चाहो तो आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हो, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा और लिख सकते हैं, ठीक है।
तो बाकी यहाँ तक भी आंसर ये वैलिड है। तो इस टाइप के जितने भी समेशन आपको मिलते हैं जीपी में, चाहे जैसा भी हो, कभी डेसिमल मिलेगा, कभी ये 555 ना होके 5555, ठीक है, बट सबका प्रोसीजर जो होगा, सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होगा बिल्कुल यही होगा। सबसे पहले जो दिख रहा है उसको कॉमन निकाल लो, जैसे 5 है तो ये सारा 5 कॉमन निकाल लिया, 4 रहता तो 4 कॉमन निकाल लिए होते, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन है, समेशन ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर आपको पैटर्न दिख जाता है कि ये है क्या, ये अगर दिख गया होगा कि जीपी है तो बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे, क्योंकि समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी में पता करना है। देखो ना, यहाँ पे कॉमन रेशियो देखोगे आप इसका, ये एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो है x+1 डिवाइडेड बाई x+2। सॉरी यहाँ पे, हाँ सही है, हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे ना x+1 का टर्म है नहीं लिखा हुआ, 0 है, फिर पावर 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, यानी क्या हुआ, x+1 1 हो गया और x+2 की पावर घट रहा है, यानी वो डिवाइड में चला गया। तो जो कॉमन रेशियो है ये है, या फिर आप डिवाइड करके सीधा सीधा निकाल लोगे, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी। तो जीपी का कॉमन रेशियो ये आ जाएगा। अब अगर कॉमन रेशियो आ गया, जीपी सबको दिखना चाहिए कि हाँ ये जीपी है। अब जीपी दिख गया तो क्या करेंगे, फॉर्मूला एसएन का क्या होता है, a इंटू 1 माइनस या r की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1, ये आता है। a लिख दिया, a क्या है, x+2 की पावर n-1 इंटू, फॉर्मूले में रख देते हैं सब कुछ, ये आ गया, ये चीज है। अब इसको अब चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये क्या होगा, x+2 की पावर n-1 इंटू ये इधर, या ऐसा करते हैं, ठीक है, ये इसको सिंप्लीफाई करना है, बस सिंप्लीफाई कर लेंगे, रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। देखो फर्स्ट टर्म हमने लिख दिया है, r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू x+, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया हमने, ये क्या है, r की वैल्यू गलत लिख दिया था। तो r की वैल्यू बेसिकली क्या है, x+1 डिवाइडेड बाई x+2, यानी x+1 डिवाइडेड बाई x+2। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो रिजल्ट बहुत सिंपल सा दिखेगा। क्या दिख रहा है वहाँ पे, ये x+1 की पावर n हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या होगा, ये भी x+2 की पावर n है, तो ये कैंसिल होगा, नीचे क्या बच जाएगा, x+2 बच जाएगा, माइनस ये इधर जाएगा, कितना आ जाएगा, x+2 की पावर n-1, ठीक है। नीचे वाले को सॉल्व कर लो, नीचे वाले सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई x+2। फाइनली जब सब कुछ एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x+2 की पावर n माइनस x+1 की पावर n, ठीक है, ये चीज आ जाएगा। तो देख रहे हो, ये इसका समेशन सिंप्लीफाई होकर इतना सिंपल आ जाएगा। और एक मैं अभी बोल दे रहा हूं, उसको याद रखना, सेम क्वेश्चन को मैं यूज करूंगा बाइनोमियल में। बाइनोमियल में इस टाइप का क्वेश्चन, ये इस टाइप का एक्सप्रेशन यूज करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है जहां पे कोफिशिएंट पूछा जाएगा। तो याद रखना, इसका मैं यूज बाइनोमियल में करूंगा और मैं याद दिलाऊंगा कि ये मैंने डिस्कस कर रखा है। सेम क्वेश्चन बाइनोमियल में डिस्कस में आएगा, वहां पे कोफिशिएंट फाइंड करने के पर्पज से। तो फिलहाल ये फोकस करना है, जीपी पता चल गया, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। तो जैसा कि हमने बोला था कि जिस तरीके से एपी का प्रॉपर्टीज है उसी तरीके से क्या होगा, जीपी का भी प्रॉपर्टीज है, सेम तरीके से ये भी चलेगा। अब देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर ए बी सी जीपी में है, ए बी सी किस में है, जीपी में, ए बी सी जीपी में है तो क्या होगा, देखो b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी।
कॉमन रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, दैट इज बराबर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये पहला रिजल्ट बोला गया है, ठीक है। तो ये पहला रिजल्ट समझ में आ गया। सेकेंड रिजल्ट क्या है, सेकेंड रिजल्ट क्या है, देखो सेकेंड रिजल्ट बोला है कि अगर ए बी सी जीपी में है तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी क्या होगा, एपी में होगा। ये कैसे हो गया, देखो ए मान लिया, ठीक है, ये यहां पे अगर ए बी सी क्या है, जीपी में है, तो क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये तो होगा ही होगा, अगर ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी तो होना ही चाहिए। अब अगर दोनों साइड लॉग ले लें, दोनों साइड लॉग ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का यूज करके इधर ले आया, 2 लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी। तो इसको देख के क्या बोल सकते हैं, ये देखो स्टेटमेंट 2 लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी। याद होगा कि अगर ए बी सी एपी में होता था, याद है, अगर ए बी सी एपी में होता था तो क्या था कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो यहाँ पे क्या है, वही सेम टाइप का एक्सप्रेशन लॉग के टर्म में आ रहा है कि 2 इंटू लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो लॉग ए बी सी जो होगा ये क्या होगा, ए पी में होगा। बस यही वाला चीज़ ये बोल रखा है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गया होगा कि अगर ए बी सी जीपी में है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या बोलेंगे, लॉग ए लॉग बी लॉग सी, ये जो तीनों होगा वो किस में होगा, एपी में हो जाएगा। ठीक, समझ में आया ये वाला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, each term of a GP is be multiplied or divided by some non-zero quantity, then the resulting sequence is also a GP। जैसा कि आपको पता होगा कि AP में क्या होता था कि कोई नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता था, इवन मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे वो नंबर कैसा होता था, वो जो सीक्वेंस होता था वो AP में रहता था। वैसा ही कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि अगर हम लोग GP मान लिया ऐसा, ये ना जीपी में है। अब इसमें अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, मान लिया के मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, के1 के2 के3, ठीक है, के8, तो ये भी क्या होगा, जीपी में होगा। अच्छा, अब दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि इसका कॉमन रेशियो अगर आर है, ठीक है, तो इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, इसका कॉमन रेशियो ये आर ही रहेगा, क्योंकि क्या होगा, आप रेशियो निकालोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना के, तो दोनों का कॉमन रेशियो भी सेम है, ठीक है। के से मल्टीप्लाई करने के बावजूद या के से डिवाइड करते तो भी क्या होता, कॉमन रेशियो क्या रहता, सेम रहता। क्लियर है, आप कॉमन रेशियो निकाल के देख लो, के कैंसिल हो जाएगा, a2/a1, ये भी क्या है, a2/a1 ही है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब किसी के मन में डॉट ये आ रहा होगा कि सर अगर के ऐड कर दें, यहाँ पे मान लिया ऐड कर दिया ऐसे, अगर हमने ऐड कर दिया सारे जो टर्म्स हैं जीपी के जितने भी टर्म्स है उसमें हमने के ऐड कर दिया, तो अब ये बताओ कि ये वाला जो सीक्वेंस होगा ये एपी में होगा कि जीपी में होगा, जल्दी से बताइए तो, एपी में होगा कि जीपी में। चलिए देखिए, ये जो रिजल्टेड सीक्वेंस होगा ना, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, कैन बी सेड, कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें, ठीक है, क्योंकि ये हो भी सकता है, कभी कभी ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जिसमें जीपी में हो जाए, लेकिन हमेशा होगा ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये चीज समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। देखो ये भी सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, जिस तरीके से एपी में सिलेक्शन ऑफ टर्म्स मैटर कर रहा था कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए, यहां पे भी क्या है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स है। अब अगर मान लिया यहां पे ऑड नंबर सेलेक्ट करने हैं, मतलब 3 टर्म्स सेलेक्ट करने हैं, 3 टर्म्स सेलेक्ट करने हैं, तो कैसे टर्म्स सेलेक्ट करना है, देखो ए आर और ए बाई आर, ठीक है, ए बाई आर, ए और
ए आर। वैसे ही अगर 5 टर्म सेलेक्ट करना हो तो क्या करना है, सेम में एक आगे बढ़ जाना है और एक पीछे आ जाना है। जैसे इसमें एक आगे बढ़ गया, ए आर स्क्वायर हो गया, एक पीछे आ जाएंगे, ए बाई आर स्क्वायर हो गया। तो ये 5 टर्म के लिए हो गया, ठीक है। 5 टर्म के लिए हो गया, 3 टर्म के लिए हो गया। अब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी 4 टर्म्स अगर है तो 4 टर्म्स में कैसे बढ़ते हैं वो देखो, ए बाई आर लिखते हैं और ए आर लिखते हैं। 2 टर्म के लिए ये हो गया, 4 टर्म के लिए क्या होगा, ए आर क्यूब होगा और ए बाई आर क्यूब होगा। देखो यहाँ पे जैसे एपी में क्या था, कॉमन डिफरेंस पे असर पड़ता था, इवन ऑड में, ऑड में डी होता था, इवन में 2d होता था। यहाँ पे क्या है, कॉमन रेशियो, ऑड के केस में क्या है, आर है, लेकिन इवन के केस में अब देखोगे कॉमन रेशियो तो वो आर स्क्वायर होगा। तो ये चीज भी आप अच्छे से समझ के रखोगे कि इवन के केस में जो कॉमन रेशियो होगा आर स्क्वायर होगा और ऑड के केस में आर होगा। अगर 6 टर्म, ये तो 4 टर्म के लिए हो गया, 6 टर्म चाहिए तो कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, ए बाई आर, ए आर क्यूब, ए आर 5। यहाँ पे क्या होगा, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर 5, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स भी क्लियर हो गया होगा कि ऑड में कैसे सिलेक्ट करना है, इवन में किस तरीके से सिलेक्ट करना है। ऑड में देखो हमेशा ऐसा पॉसिबिलिटी चेक करना होता है ना, जिसमें क्या होगा कि आर जब जीपी में प्रोडक्ट करें तो कैंसिल हो जाए और एपी में जब ऐड करें तो डी कैंसिल हो जाए। यही लॉजिक होता है सिलेक्शन ऑफ टर्म के पीछे। जैसे आप यहाँ पे देखो, इन 5 को मल्टीप्लाई करोगे आर कैंसिल हो जाएगा, इन 3 को मल्टीप्लाई करोगे आर कैंसिल हो जाएगा, इन 4 को मल्टीप्लाई करोगे आर कैंसिल हो जाएगा, इन 6 को मल्टीप्लाई करोगे आर कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही अब जाके चेक करना है एपी में, वहाँ पे क्या था, ऐड करोगे 3 में तो डी कैंसिल हो जाएगा, 5 में भी ऐड करोगे डी कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 में भी ऐड करोगे डी कैंसिल हो जाएगा, और अगर आपने 6 में भी ऐड किया तो डी कैंसिल हो जाएगा। तो लॉजिक यही है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के पीछे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये भी प्रॉपर्टी देखो रिलेट करूंगा किससे, एपी से। अगर आपने एपी में जो लास्ट में एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि क्या था, कि बिगिनिंग से और लास्ट से सेम पोजीशन पे नंबर या जो टर्म होते हैं उनका एडिशन किसके बराबर होता है, फर्स्ट और लास्ट के इक्वल। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है, इन अ जीपी प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फर्स्ट एंड द लास्ट, then the term is constant and is equal to the product of first and last term। यानी इसका कहने का ये मतलब हुआ कि अगर मान लिया जीपी हमारे पास ऐसा, समझे, ये अगर मान लिया जीपी है तो ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट ये बराबर होगा सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट का। आप वैल्यू चाहो तो पुट करके देख सकते हो, इसको ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब ऐसे कर करके लिखना और ये मल्टीप्लाई में वैल्यू रखना, सब इक्वल आ जाएंगे। फिर क्या है, A3 AN-2 ऐसे कर करके चाहोगे तो आप लिखते जा सकते हो, और लास्ट में फाइनली क्या होगा, जितने भी पॉसिबिलिटी होंगे वो बनेंगे। अच्छा यहां पे एक चीज और है, देखो जैसे वहां पे मीन से रिलेट किया था ना, यहां पे भी मीन आएगा कि हम अगर चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, इसका जो मीन होगा इसके बराबर होगा। जैसे अर्थमेटिक मीन होता है तो वहां पे 2 से डिवाइड करते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन जो होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है तो उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। मतलब 2 नंबर का है तो स्क्वायर रूट, 3 नंबर का है तो 1/3 पावर दैट इज क्यूब रूट, अगर 4 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो 1/4 रूट, ठीक है, यानी 4th रूट उसको बोलते हैं, यानी 1/4 पावर में लिखते हैं। तो देखो ये सारी चीजें इक्वल होगा। अब जैसे एपी में मैंने बोला था कि इस केस में अगर बहुत सारे को इंट्रोड्यूस करें, बहुत को इंक्लूड करें तो भी इक्वल आएगा। मान लिया अगर हमने ऐसे 4 को इंक्लूड कर दिया, A1 A2 AN-1 AN, लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से 1/4 लिखना होगा,
इन चारों का ज्योमेट्रिक मीन 1/4 यहाँ पे रहेगा, तो ये भी इन्हीं के इक्वल होगा। इवन अगर कोई बोले कि हमको 6 का लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस मीन ध्यान रखना चाहिए, मीन होना चाहिए, ये 1/6। वैसे ही अगर आप चाहो तो पूरे का लिख दो, A1 A2 अप टू कहाँ तक AN, इन सबका ज्योमेट्रिक मीन 1/n। तो ये सारे जो होंगे ये क्या होंगे, सारे के सारे इक्वल होंगे। जल्दी से बताओ ये वाला पॉइंट समझे कि नहीं, ये वाला पॉइंट समझे कि नहीं? अगर एपी में ये वाला पॉइंट समझे होगे तो यहाँ पे भी समझे ही होगे। लास्ट वाला जो पॉइंट था ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड कि ये सबके सब जो मीन होंगे, ध्यान क्या रखना है इसमें, ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग लास्ट टर्म मौजूद होने चाहिए, फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग लास्ट टर्म मौजूद होने चाहिए। तो इस केस में जो मीन आएगा वो सारे के सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो फर्स्ट ये A2 नहीं, यहाँ पे भी AN होगा, ये भी देख लो, देख लो सारे के सारे जो मीन है ये क्या हो रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ये वाला समझ में आया प्रॉपर्टी? जल्दी से बताइए। ये बिल्कुल वैसा ही प्रॉपर्टी था जो AP में था, अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड, ठीक है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। जीपी के बाद HP आएगा, तो HP भी थोड़ा बहुत पढ़ के आएंगे तो यहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, और क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। थैंक यू सो मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।